हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कंपनी एक्ट 2013 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 वीडियोस कर चुके हैं कंपनी एक्ट के एमसीक्यूज पर। उस वीडियोस में मैंने आप लोगों को कई टॉपिक्स करवाए कंपनी एक्ट के, जिन पर एमसीक्यूज के फॉर्म में थे। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो नेट के स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, उनके लिए यूनिट 9 है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। वहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 का टॉपिक दिया गया है। तो नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और साथ ही साथ और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका कि कंपनी एक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और सीए स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी सीरीज 50 एमसीक्यूज की ये सीरीज है, जो कि हम 5 पार्ट्स में करेंगे 10 क्वेश्चंस करके। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है वीडियो का। तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी सीरीज आप देखिएगा। आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 21। इससे पहले 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं पार्ट 2 तक। 21 क्वेश्चन देखिए। एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज। जो पब्लिक कंपनी है उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी एज की लिमिट क्या है? एज लिमिट कितनी है? ए 65, बी 70, सी 75 या फिर डी 80। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर पॉइंट क्या है, पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी में कितनी एज होती है? 65। एज लिमिट 65 की है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज्ड बाय। एक कंपनी है कोई, अगर वो अपना नाम चेंज करना चाहती है तो वो किस तरीके से चेंज कर सकती है, क्या प्रोसेस है उसके लिए? ए है एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, जिसे ओआर बोलते हैं, क्या उसे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लेकर चेंज करना होगा? बी है ए स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि एसआर जिसे बोला जाता है। तो क्या स्पेशल रिजोल्यूशन लेना होगा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है? जब मेंबर्स क्या है, जो मेंबर्स होते हैं वो मान लीजिए 50% से ज़्यादा एग्री करते हैं, यानी कि 51% जो है एग्री करते हैं करने के लिए, तो उसे ओआर बोलते हैं। लेकिन एसआर में कितने की परमिशन चाहिए होती है? 75% मेंबर्स की परमिशन एसआर के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है यहाँ पर, यानी कि 51% की सहमति की जरूरत है चेंज करने के लिए, और एसआर यहाँ पर 75% की सहमति की जरूरत है। सी ऑप्शन है एन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी की अप्रूवल लेनी होती है। डी ऑप्शन कहता है एएसआर एंड विद अप्रूवल ऑफ द सीजी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तो अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, प्लस में मेंबर्स भी एग्री होने चाहिए। तो 75% मेंबर्स कम से कम एग्री हो, उसके लिए एसआर पास करना होगा, यानी कि सीजी की अप्रूवल भी लेनी होगी और मेंबर्स की भी लेनी होगी। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इनमें से? तो देखिए, जब कंपनी नेम चेंज करना चाहती है तो उसके लिए दोनों की अप्रूवल लेनी होगी, सीजी की अप्रूवल भी लेनी होगी और साथ ही साथ स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना होगा, यानी कि मेंबर्स की मीटिंग बुलानी होगी। वहाँ पर क्या है, वोट देंगे सभी मेंबर्स की नेम चेंज करना चाहते हैं क्या। तो अगर कम से कम 75% मेंबर्स एग्री हो गए वहाँ पर, तो नेम चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन भी और सीजी की अप्रूवल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। पहले हमने पब्लिक कंपनी देखा था, पब्लिक कंपनी में कितनी होती है? 65। अभी प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में कितनी होती है एज की? कोई लिमिट नहीं है वहाँ पर। ठीक है, पब्लिक कंपनी में लिमिट है 65 की, लेकिन प्राइवेट में कोई एज लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है, गलत वाला हमें बताना है। ए ऑप्शन है अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी हेल्ड एट लीस्ट 1 इन एवरी 3 मंथ्स, यानी कि हर 3 महीने में कम से कम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? फिर नेक्स्ट है देखिए, बी ऑप्शन, नोबडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन और फर्म कैन बी अपॉइंटेड
डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कोई भी कॉरपोरेट है, एसोसिएशन है या फर्म है, वो क्या है, किसी भी कंपनी की डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती। सी ऑप्शन कहता है द नॉमिनल वैल्यू ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स शुड नॉट एक्सीड 5000। जो नॉमिनल वैल्यू होती है वो क्या कितनी 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्वालिफिकेशन शेयर में। डी है डायरेक्टर्स आर ऑलवेज लाइबल फॉर एनी मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिसस्टेटमेंट हो जाती है, जैसे कि जब कंपनी शेयर्स जो है शेयर पब्लिक को निकालती है तो उससे के पहले क्या करना होता है, उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है पब्लिक कंपनी को। ठीक है, तो अगर उस प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलती हो जाती है तो डायरेक्टर जो होते हैं उसके लिए हमेशा लायबल रहते हैं। क्या ये सही है या गलत है? तो इनमें से हमें गलत वाली स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट जो है डी वाली है। देखिए ए बिल्कुल सही है कि हर 3 महीने में क्या है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करना जरूरी है। सेकंड भी सही है कि कॉरपोरेट है, कोई एसोसिएशन है या फर्म है, वो कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती है। सी है कि क्वालिफिकेशन शेयर के केस में भी जो नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर की वो 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन डी जो ऑप्शन कहता है कि प्रोस्पेक्टर जब इशू करेंगे तो उसमें कुछ भी गलती होती है तो उसके लिए डायरेक्टर हमेशा लायबल होंगे, ऐसा नहीं होता। जिसकी गलती होगी वही लायबल होगा, डायरेक्टर लायबल नहीं होगा हर केस में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मिस स्टेटमेंट है यहाँ पर वो ये वाली है, जो नॉट ट्रू है यानी कि रॉन्ग वाली स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश मीटिंग इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी बनती है उसके बाद फर्स्ट मीटिंग की जाती है। तो जो फर्स्ट मीटिंग होगी मेंबर्स की, ध्यान रखेंगे यहाँ पर मेंबर्स की फर्स्ट मीटिंग बोला है। ठीक है, तो और पब्लिक कंपनी के केस में है ये। जो मेंबर्स की फर्स्ट मीटिंग होती है उसे कौन सी मीटिंग बोलते हैं? ए बोर्ड मीटिंग, बी एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम, सी डिपार्टमेंटल मीटिंग या फिर स्टैच्यू डी ऑप्शन है स्टैच्यूटरी मीटिंग। तो जो ये मीटिंग होती है ये स्टैच्यूटरी मीटिंग होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जो बोर्ड मीटिंग होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज बोर्ड कमेटी। बोर्ड कमेटी किसे बोलते हैं? ए ऑडिट कमेटी, बी रेम्यूनरेशन कमेटी, सी नॉमिनेशन कमेटी या फिर डी ऑल ऑफ दी इन सभी। तो जो ये सभी है तीनों, ये सभी की सभी बोर्ड कमेटी हैं। ऑडिट कमेटी भी, रेम्यूनरेशन कमेटी भी और नॉमिनेशन कमेटी भी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर ऑब्टेनिंग of certificate to commence business a company may be wound up if it does not commence business within dash days। यानी कि जब COI मिल जाता है, बिजनेस करने का जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है किसी कंपनी को, उसके बाद वो कब बंद कर दी जाएगी अगर वो कितने टाइम पीरियड के अंदर बिजनेस अपना शुरू नहीं करती है? ए 1 मंथ, बी 3 मंथ, सी 6 मंथ या फिर डी ऑप्शन है 1 ईयर। यानी कितने टाइम पीरियड तक अगर वो अपना बिजनेस नहीं करती है सर्टिफिकेट मिलने के बाद तो उस कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा 1 ईयर। अगर किसी कंपनी को क्या है सर्टिफिकेट मिल गया है बिजनेस करने का, ठीक है, उसके 1 साल हो गया, अभी भी उस कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया, यानी सर्टिफिकेट तो कंपनी ने ले लिया लेकिन अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया, 1 साल हो गया, तो उस कंपनी को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए कंपनी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल बाय पासिंग डैश रिजोल्यूशन। अगर कोई कंपनी है उसको क्या है कोई ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, वो बंद करना चाहती है तो उसे कौन सा रिजोल्यूशन पास करना होगा? ए स्पेशल, बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सी ऑर्डिनरी या फिर डी नन ऑफ दीज। तो कोई भी ट्रिब्यूनल है जो कंपनी को वाइंड अप करती है तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है। ठीक है, SR। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा।
29 है, ए कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज, एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला जाता है? ए ऑप्शन है, इट डज नॉट हैव द शेप ऑफ अ नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन शेप नहीं होती इसकी इसलिए, या बी है, इट कैन नॉट बी स्यूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये कोर्ट में स्यू नहीं कर सकती इसलिए, सी है, इट इज़ इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, इनविजिबल है, इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते इसलिए, या फिर डी है, इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, सिर्फ लॉ की नज़रों में ये जो है ये पर्सन है इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये नॉर्मल मैन की शेप नहीं है इसलिए नहीं होता, ये रॉन्ग है। और स्यू नहीं कर सकती ये भी रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी के नाम से स्यू किया जा सकता है किसी पर भी, और कंपनी पर भी कोई भी स्यू कर सकता है। और इट इज़ इंटेंजिबल और इनविजिबल ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस वजह से जो है इसे आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बोला जाता, बल्कि जो इसके पीछे रीज़न है वो ये है कि सिर्फ लॉ की नज़रों में ही कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसे पर्सन माना जाता है लॉ की नज़रों में, इसीलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, द कॉमन सील ऑफ द कंपनी शुड हैव, कॉमन सील जो होती है कंपनी की, जो कोई भी कंपनी एग्रीमेंट करती है उस पर अपनी कॉमन सील लगाती है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसका उसमें कंपनी की कॉमन सील लगाई जाती है, तो उस कॉमन सील पर क्या होगा? ए, द कंपनीज नेम, कंपनी का नाम होगा, बी, द वर्ड कॉर्पोरेट सील, क्या उस पर ये वर्ड लिखा होगा कॉर्पोरेट सील, या फिर सी, द प्लेस ऑफ द कंपनी, कंपनी कहाँ पर है उसका प्लेस लिखा होगा, या फिर डी ऑप्शन है ऑल द अबव, ये सभी चीज़ें लिखी होंगी। तो जो कॉमन सील होती है उस पर ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, कंपनी का नेम भी होता है, उसका प्लेस भी होता है, और कॉर्पोरेट सील भी उस पर लिखा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द अबव। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बाकी की क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए और पार्ट लेकर आऊँगी वीडियो के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।